आज की कहानी हमें लेकर जाती है साल 1955 में, जब सेंट्रल ओरिजिन नाम के एक घने और रहस्यमय जंगल में हाइकिंग के लिए गया एक पूरा ग्रुप अचानक लापता हो जाता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि वो लोग किसी अजीब वायरस का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। इस वायरस को वहाँ हिल फीवर के नाम से जाना जाता है। अब कहानी शुरू होती है उसी सेंट्रल ओरिजिन के पास बने एक छोटे से घर से, जहां ब्लैक अपने सख्त पिता जैक के साथ रहता है। जैक अक्सर उसे डांटता रहता है, लेकिन असल वजह उसका गुस्सा नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए छिपा हुआ डर है। उसे हमेशा से डर रहता है कि कहीं ब्लैक को कुछ हो ना जाए। एक सुबह दोनों बाप बेटे शिकार के लिए जंगल में निकलते हैं। कुछ ही देर में जैक को एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर निशाना साधने जाता है, वो हिरन अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसी समय ब्लैक को भी वही हिरन दूसरी दिशा में नजर आता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जब तक वो गोली चलाने के लिए तैयार होता है, वो भी हवा में गायब हो जाता है। और तभी ब्लैक की नजर पड़ती है एक ऐसी चीज पर जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। वो दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसकी चाल ढाल और शक्ल किसी जंगली जानवर जैसी थी। ब्लैक उस पर गोली चलाने की ही कोशिश करता है कि वो तभी परछाई अचानक से गायब हो जाती है। इतने में जैक वहां पहुंच जाता है और उसे जोर से डांटता है, क्योंकि वो बिना बताए जंगल के अंदर चला आया था। दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। जैसे उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। इसी डर के मारे जैक तुरंत ब्लैक को लेकर अपने ट्री हाउस में जाकर छुप जाता है, ताकि जो भी बाहर है उसे दूर रहा जा सके। लेकिन वो चीज़ उन्हें पहले ही देख चुकी होती है और अब बच निकलना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे वो खौफनाक साया उस ट्री हाउस पर चढ़ना शुरू करता है। उधर जैक अपनी बंदूक बैठ जाता है, क्योंकि वो हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहता है। एक पल ऐसा आता है जब वो चीज इतनी करीब आ जाती है कि उसे सड़ी हुई बदबू तक महसूस होने लगती है। माहौल पूरी तरह सन्नाटे में बदल जाता है, लेकिन तभी अचानक नीचे एक हिरन आ जाता है। उसका ध्यान भटक जाता है और वो तुरंत नीचे कूदकर उस हिरन को पकड़ लेता है और उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। जब जैक नीचे जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी था उसने उस हिरन के शरीर को बेहद बेरहमी से नोच डाला था। रात हो चुकी है। दोनों बाप बेटे साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। खाने के बाद जैक अपने टाउन में रहने वाले एक आदमी को फोन करता है और ये पूरी बातचीत पीछे खड़ा ब्लैक चुपचाप सुन लेता है। जैक उससे बात कर रहा होता है। आज उसने उस हाइकर को देखा है जो करीब 95 साल पहले इस जंगल में गायब हो गया था, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, बल्कि कुछ और ही बन चुका है। ब्लैक ये सब सुन लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, पर ये बातें उसके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। अब ब्लैक बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई है और उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम जिंजर है, जिससे वो बेहद प्यार करता है और अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। उसकी पत्नी लिली अक्सर काम में व्यस्त रहती है, इस वजह से जिंजर अपने पिता के साथ ज्यादा करीब है और उन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। एक रात जब लिली काम से घर लौटती है तो वो देखती है कि ब्लैक के हाथ में कुछ कागज है। जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो कागज उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट है। दरअसल जैक काफी सालों से लापता था। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो आखिरकार उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पिता को छोड़कर शहर आ गया था, क्योंकि वो उस जगह से दूर जाना चाहता था। लेकिन आज भी उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने उस दिन के बाद कभी अपने पिता से बात क्यों नहीं की, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे अपने साथ रखा और आखिर में वो ही उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। इस बीच हमें लिली और उसकी बेटी का रिश्ता भी दिखाया जाता है। उनका रिश्ता खराब तो नहीं है, लेकिन उतना गहरा भी नहीं है जितना होना चाहिए। ये बात लिली भी समझती है और ब्लैक भी इस सब से अनजान नहीं है। अगले दिन जब ब्लैक ऑफिस में लिली को लंच देने जाता है तो वो उससे एक अहम बात करता है। वो कहता है, हमें अपने रिश्ते को संभालना होगा, वरना ये धीरे धीरे टूट जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर वो आगे कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस बार इस समर में अपने डैड के पुराने कॉटेज चले, जहाँ हम साथ में वक्त बिता सके और तुम भी जिंजर के करीब हो जाओ। लिली इस बात से बिल्कुल सहमत होती है, क्योंकि दिल से वो भी यही चाहती है कि वो अपनी बेटी के और करीब आ सके। 2 दिन बाद तीनों अपना सामान पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं उस जंगल की ओर। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर जाते
हैं ब्लैक रास्ता भटक जाता है। उसे कॉटेज तक जाने का सही रास्ता याद नहीं आता। तभी उसे ट्री हाउस के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। ब्लैक उससे रास्ता पूछता है और जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है वो उसे पहचान लेता है। कोई और नहीं बल्कि डेरिक होता है, डैनी का बेटा। वही डैनी जो जैक का बहुत करीबी दोस्त था और जिससे जैक उस दिन रात में फोन पे बात कर रहा था, जिससे ब्लैक ने छुप के सुना था। डेरिक उनकी मदद करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और बताता है कि पुराना रास्ता अब बंद हो चुका है, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिससे वो उसे कॉटेज तक पहुंचा सकता है। हालांकि लिली को डेरिक से थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि उसके पास एक बंदूक होती है, लेकिन ब्लैक उसे शांत करते हुए कहता है यहाँ ये सब आम बात है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं वो धीरे धीरे और भी सुनसान और डरावना होता जा रहा था। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, पीछे बैठी लिली को बेचैनी होने लगती है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी अचानक ब्लैक की नज़र ट्रक के आगे पड़ती है और वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो वही था, वही खौफनाक साया उसने बचपन में देखा था, दो पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। घबराहट में ब्लैक गाड़ी पर से कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर जोरदार होती है, लेकिन किस्मत से किसी को गंभीर चोट नहीं आती। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। डेरिक की किस्मत अब खराब होने वाली थी क्योंकि वो खौफनाक क्रिएचर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ब्लैक पूरी कोशिश करता है कि वो उसे अपनी तरफ खींच ले ताकि डेरिक बच सके, लेकिन आखिर पल में वो दानव डेरिक को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर ले जाता है। उनके सामने ही वो उसे बेरहमी से नोच कर मार डालता है। ये सब देखकर पूरा परिवार डर के मारे जम सा जाता है, लेकिन ब्लैक अब हर हाल में अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार था। ब्लैक तुरंत अपना दिमाग लगाता है और गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो खौफनाक दानव उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। हालत और भी बिगड़ने वाली ही अचानक ही उसके पास एक जानवर की आवाज़ आती है और वो दानव कुछ ही देर के लिए वहाँ से हट जाता है। ब्लैक इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत लिली और जिंजर को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो तेजी से उन्हें लेकर कॉटेज की तरफ भागने लगता है। इसी तरह ब्लैक कॉटेज तक पहुंचता है, जल्दी से गेट खोलकर अपने परिवार को अंदर करता है और फिर मजबूती से गेट को बंद कर देता है। अंदर आते ही लिली घबराहट से पूछती है ये सब क्या था। ब्लैक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है मैंने बचपन में भी कुछ ऐसा ही देखा था। वो दो पैर पर चलता था, इंसान की तरह। मुझे लगा था कि वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है तुम लोग डरो मत, मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। ये कहकर ब्लैक सबसे पहले जनरेटर चालू करता है ताकि पूरे घर में रोशनी हो जाए। तभी उसकी नज़र अपनी बेटी जिंजर पे पड़ती है जो डर के मारे सहम चुकी होती है। वो उसके पास जाता है और प्यार से उसे समझाता है कुछ नहीं हुआ बेटा, वो सब बस एक जंगली भालू था, तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। ये सब बोलकर वो बोलता है उसे कि कल सुबह हम पक्का बोटिंग पर भी चलेंगे। छोटी सी जिंजर अपने पिता की बात मान लेती है और सोने भी चली जाती है, लेकिन ब्लैक के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो इतना डर चुका होता है कि मेन गेट के सामने एक भारी अलमारी तक लगा देता है ताकि कोई भी चीज़ अंदर घुस ना सके। इसके बाद वो कहता है कि पिता के पुराने कमरे में जाया जाए, जहाँ उसे एक पुराना रेडियो मिलता है जिससे वो अभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो काम नहीं कर रहा होता है। इसी बीच उसे तेज भूख लगने लगती है। ब्लैक कुछ खाने के लिए किचन में जाता है, अभी उसे मिलता है वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक उसका दांत टूट जाता है और उसे तेज दर्द महसूस होता है। उसकी आवाज़ सुनकर लिली तुरंत वहाँ आती है और उसे देखभाल करने लगती है। इस दौरान उसकी नज़र ब्लैक के हाथ पर पड़ती है जहाँ एक गहरी चोट लगी होती है। वो घबराकर पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। ब्लैक थोड़ा संभलता है और कहता है शायद खिड़की खोलते वक्त ये लग गई होगी, लेकिन लिली को ये बात सही नहीं लगती। फिर भी वो उसके मरहम पट्टी कर देती है, लेकिन ब्लैक अभी भी पूरी तरह से बेचैन है और गेट के पास ही खड़ा रहता है। वो दरवाजे को और मजबूत करने के लिए उस पर कील ठोकने लगता है, तभी अचानक हथौड़ा उसके हाथ पर जोर से लग जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। ये कर वो खुद भी चौंक जाता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। काफी देर तक ये सब करने के बाद उस प्यास लगती है। वो दोबारा किचन में जाता है और पानी की पूरी बोतल एक ही बार में पी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। अब वो सीधे नल से पानी पीने लगता है। एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो फ्लोर उसके पिता का हुआ करता था, जहाँ भी उसके पिता रहते थे। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये आवाज़ एक अलमारी में से आ रही है। छोटी सी मकड़े की चलने की आवाज़ होती है। कुछ तो गड़बड़ है कि ये सब बातें और ये सारी आवाज़ ब्लैक को कैसे सुनाई दे रही है। ये सब सोचकर ब्लैक खुद ही
परेशान हो जाता है कि उसे ये सब क्या महसूस हो रहा है। फिर से नीचे से कुछ चलने की आवाज़ आती है और वो तुरंत नीचे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो खौफनाक दानव दरवाजे के छोटे होल से उसका पैर खींच लेता है और उसे जोर से बाहर की तरफ खींचने लगता है। ब्लैक दर्द से चीखता है और तभी लिली तुरंत वहां पहुंचती है और बिना सोचे समझे उस दानव पर बार बार वार करने लगती है। इसी तरह वो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, लेकिन तब तक ब्लैक बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वो खड़ा होने तक की हालत में नहीं होता और इसी दौरान हम शरीर में कुछ अजीब बदलाव होते हुए देखते हैं। लिली धीरे धीरे ब्लैक के अंदर हो रहे बदलावों को नोटिस करने लगती है। उसका मुंह सूख चुका होता है, शरीर पसीने से भीग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बहुत दूर तक भाग कर आया हो। और तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। तब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि लिली रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वो बार बार मदद मांग रही होती है। ये बातों से साफ पता चल रहा होता है कि ब्लैक किसी खतरनाक वायरस का शिकार हो चुका है। लेकिन सवाल ये था कि जब वो यहाँ आए थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, तो फिर ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया। तभी अचानक ब्लैक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर लिली एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि अब ब्लैक पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसे कुछ अजीब बदलाव साफ नजर आ रहे थे। वो उसे संभालते हुए कहती है कि उसे जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन तभी ब्लैक टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं मर रहा हूँ, प्लीज कुछ करो। अब हालात कुछ बिगड़ चुके होते हैं। उसका दुनिया को देखने का नजरिया अब तक बदल चुका होता है। तब ब्लैक की हालत और भी अजीब होती जा रही थी। उसे अपनी आंखों से कुछ अलग नजर आने लग गया था, जैसे वो इस दुनिया को किसी और नजरिए से देख रहा हो। धीरे धीरे उसके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, जो साफ इशारा था कि वो अब इंसान नहीं रहा बल्कि किसी और चीज में आ जा रहा है। ये सब उसकी छोटी बेटी जिंजर भी देख रही होती है और डर के मारे सहम जाती है। इसी बीच लिली की नजर ब्लैक के हाथ पर जाती है, जहाँ उसका घाव अब बुरी तरह से सड़ चुका होता है। वो तुरंत मरहम पट्टी करने लगती है। तभी ब्लैक अचानक उससे दूर हट जाता है और कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर दोनों ही होश उड़ जाते हैं। वो खुद ही अपने हाथ को खाने लगता है। ये देखकर लिली और जिंजर दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लैक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी लिली को अचानक याद आता है कि बाहर जैक की पुरानी खड़ी है, पर वो काफी समय से वही खड़ी हुई है, इसलिए उसका तुरंत चलना बहुत ही मुश्किल है। और तभी वो खौफनाक दानव एक बार फिर हमला करता है, लेकिन इस बार ब्लैक खुद उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो उसे भिड़ने लगता है और अपने परिवार को बचाता है। तुम लोग अंदर जाओ अभी, अब ब्लैक कहता है। लेकिन जब ब्लैक वापस आता है तो वो अब पहले वाला ब्लैक नहीं रहता है। देखकर उसकी छोटी बेटी जिंजर डरने के बजाय उसके पास आ जाती है और उसके सिर पर हाथ रख देती है। डैड, आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, ये बस एक परीक्षा है। लेकिन तभी ब्लैक अचानक उल्टियाँ करने लगता है और उल्टी में से हिलती है दानव की उंगलियां। ये सब देखकर लिली और जिंजर दोनों बहुत तरह डर जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या। इसी बीच ब्लैक एक पल के लिए लिली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर समय पर वो खुद को रोक लेता है। शायद कहीं ना कहीं उसे ये अभी भी पता है कि ये उसका परिवार है। तभी वो खौफनाक दानव एक बार फिर से वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लिली भी बीच में हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक ब्लैक उस दानव को बुरी तरह चीर चुका होता है। ये सब शांत होते ही लिली की नजर उस दानव के हाथ पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैक था, ब्लैक का अपना पिता। ये सच्चाई जानने के बाद ब्लैक अंदर से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जिंजर अपनी माँ से पूछती है, मॉम डैड को क्या हुआ है। लिली उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारे दादा को कोई एक बीमारी हुई थी और अब वो बीमारी तुम्हारे डैड को भी है। दरअसल ये सब आज से नहीं है बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। इस जंगल में साल 1995 में एक हाइकर्स की टीम रास्ता भटक गई थी और माना जाता है कि वो सभी इसी श्राप से शिकार हुए थे, क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा खौफनाक दानव मौजूद है जिसके काटा हुआ इंसान धीरे धीरे उसके जैसा बन जाता है। शायद यही हाइकर्स की टीम के साथ हुआ था, फिर जैक के साथ और फिर अब ब्लैक के साथ। जब ये परिवार यहाँ आया था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी वक्त उस दानव के कार की खिड़की से हमला किया था और उसी दौरान ब्लैक के हाथ पर वो छोटा सा कट लग गया था, जो अब उसे पूरी तरह तबाही की शुरुआत बना दी है। तभी ब्लैक बाहर जा चुका होता है, पर वो वापस से अपनी बेटी जिंजर से मिलने के लिए आता है, लेकिन लिली को सच्चाई पता चल चुकी होती है। लिली उसे मिलने नहीं देती और उस पर चाकू से वार करती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पीछे बने तालाब की तरफ भाग गई। कुछ पलों में ब्लैक वहाँ भी पहुँच गया। उतने वक्त अचानक ब्लैक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ब्लैक अब एक कोई मामूली इंसान नहीं होता। वो अपनी बेटी से मिलने के खातिर अपना पैर भी वहीं पर काट देता है। खून से लथपथ वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी सूंघने की ताकत से उन्हें ढूंढ निकालता है। और जिंजर वहाँ पर पड़े एक पुराने ट्री हाउस में छुप जाते हैं, जहाँ कई साल पहले ब्लैक अपने पिता जैक के साथ छुपा था। वहाँ पहुँचते ही ब्लैक को सारी बातें याद आ जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे ट्री हाउस पर चढ़ता है ताकि वो आखिरी बार अपनी बेटी जिंजर को छू सके, लेकिन तभी एक अचानक से आवाज आती है। लिली ब्लैक पर गोली से हमला कर देती है और उसे मार देती है। जिंजर अपने पिता को ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और तभी उसे एहसास होता है कि अब उसके पिता आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो जंगल जो सुकून देने आया था अब सिर्फ दर्द की याद बन चुका था।
था। जब वो वहाँ आए थे तो वो 3 लोग थे, लेकिन वापस जाएंगे सिर्फ 2। ब्लैक के पिता जैक ने भी शायद ऐसी ही जिंदगी कई सालों तक जी होगी, अकेले, दर्द में, अपने ही परिवार से दूर। और हो सकता है कि वो भी उस रात अपने परिवार से मिलने ही आए हो, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। कहानी यहीं पे खत्म होती है। प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।